आप अपनी बातें ये तो होती रहेंगी, वो अपनी जगह पे है ना। क्या बात चल रही थी? पैसा आने पे अपन अपना अपना पर्सनल असिस्टेंट रखेंगे और एडिटर, ठीक है, अपनी वीडियो एडिट का अगर करें तो। इधर सुनो बेटा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस अपना टॉपिक चल रहा था, सिग्निफिकेंस, फीचर्स है ना, नेचर, ये वो सब बात का मैटर है। अभी अपने जो आज अपन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लंबे समय तक अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट बन के रहना चाहेंगे, यानी फर्दर स्टडीज़ अगर आप कैरी करेंगे कॉमर्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, तो इनसे आपका वास्ता पक्का है, लाजमी है, होगा ही होगा। तो ऑनर्स फंड में सबसे पहले जो आती है बेटा कि, और अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक पे आने के पहले, क्योंकि शेयर्स पे अगर अपन आ रहे हैं तो एक टॉपिक साथ में मैं कवर करना चाहूँगा। आपने कुछ प्रीवियस जो चैप्टर्स हुए हैं उसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, थोड़ा बहुत। मेरे को मालूम है कि अभी आप लोग उस पक्ष में थोड़े से हल्के हैं, क्योंकि थ्योरी पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए। अब रेगुलर आप जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको सुनिए, तो प्रीवियस चैप्टर में कुछ अपन ना जो छूट गया है या डिस्कस करना रह गया या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसका भी आपके साथ में जुड़ना जरूरी है, मालूमात होना जरूरी है, बेसिक उसके कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में आपने 2 डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुने हो, है ना। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे ही आते हैं, पहले बाद में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको मेन चार्टर ऑफ द कंपनी है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रिलेशन किससे डिफाइन करता है, आउटसाइड वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया को मालूम होना चाहिए, आपकी कंपनी के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। कंपनी फॉर्म की हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली हुआ होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। कंपनी की डेफिनेशन आप सबको मालूम है, पहले जो एक्ट चलता था वो 1956 चलता था, अब जो एक्ट चल रहा है वो 2013 चल रहा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। 3 रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक अपना प्रोस्पेक्टस, सॉरी है ना, प्रोस्पेक्टस, मैं एक्चुअली वो बताना था कि प्रोस्पेक्टस जो है वो प्राइवेट कंपनियां जनरली इशू नहीं करती, लेकिन वो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी रहता है। ये 3 डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हो तब आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा, नाम दूसरे कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइवेट है तो पीबीटी एलटीडी लिखना चाहिए, पब्लिक है तो एलटीडी लिखना जरूरी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, नेम क्लॉज में आ गया। डोमिसाइल क्लॉज, यानी उसमें ये बताया जाता है आप बाहर की दुनिया को, यानी जो आउटसाइडर्स रहते हैं आपके, उनको ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी का यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, डोमिसाइल क्लॉज भी उसको बोला जाता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक क्लॉज एसोसिएशन क्लॉज भी है, लाइबिलिटी क्लॉज भी है, वो सब बात का मैटर है। मेन जो अपन पॉइंट पे आ रहे हैं उसमें एक क्लॉज होता है, और वो क्या है आपका कैपिटल क्लॉज। तो ये अपन कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी अपनी कौन सी कैपिटल मेंशन करती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, जिस कैपिटल के साथ में कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है, इसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल कैपिटल, बात एक ही चीज होती है, मेन अपन को वास्ता पड़ता है ये 2 वाली कैपिटल से, कि ऑथराइज्ड कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कंपनी ने एक कर दी कि अपना एग्जांपल ले रहे हैं, करोड़ की बात चलती है, 1000 करोड़, कई 1000 करोड़, और ये बात करें कि थोड़ी बहुत अच्छी कंपनी भी लगाना है तो एटलीस्ट 50 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ का तो उतना तो इन्वेस्टमेंट मांगती है, ये मिनिमम मैंने आपको बताया। तो ऑथराइज कैपिटल अपन लेके चलते हैं। कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल रखी अपनी 25 लाख। कितना रखी? 25 लाख। कंपनी इसको डिफरेंट यूनिट्स में बांटेगी, तो कंपनी ने कर दी 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 1 2 3 4 5 5 जीरो होते हैं, ऑफ रुपीज 100 ईच। ये क्या होगी? कंपनी की ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये होता है कि जिस कैपिटल के साथ में कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाई है, कंपनी बाय द मीन्स ऑफ इशूइंग अ शेयर सिर्फ और सिर्फ उतनी ही कैपिटल रेज कर सकती है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज अ बायलॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल वर्किंग के रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें है। समझ में आया? आप जब शेयर्स लेते हो तो आप कंपनी के मेंबर्स बन जाते हो। एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर द को-ओनर्स, मालिक होते हैं वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहते हैं, उनकी पोस्ट रहती है,
मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट रहेगी, है ना कोई बढ़िया डिग्निफाइड जो सीईओ की पोस्ट होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो शेयर्स इशू होते हैं वो कौन से शेयर्स इशू होते हैं? इक्विटी शेयर्स। और जो जनरल पब्लिक को, आपको और हमको जो इशू होते हैं, शेयर होल्डर कहीं का भी हो सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई कर सकता है। आजकल सब जो काम चल रहा है वो नेट पे चल रहा है। ट्रेडिंग आप सबको मालूम है बहुत ज़्यादा चलन के अंदर है, बहुत ज़्यादा चलन के अंदर है ट्रेडिंग। इनका फ़ोन इनको डिस्टर्ब करेगा, मेरे को मालूम है, लेकिन अपना शो मस्ट गो ऑन। तुमको जाना है यू गॉन, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है ना। तो बेटा फिर बात आ गई अपनी, तो ये हो गई ऑथराइज कैपिटल कंपनी। अब बात ये होती है कि अपन कई बार कैपिटल के साथ में पढ़ते हैं डिबेंचर्स। क्या पढ़ते हैं? डिबेंचर्स आएगा। तो शेयर दो प्रकार, कैपिटल इक्विटी शेयर हो गई और दूसरी क्या होगी? प्रेफरेंशियल शेयर। अब मेन एक पॉइंट और सुनो कि ये हो गए को-ओनर्स और वो हो गए जनरल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या हो गए? आपके मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब बात ये आती है कि अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर बनना है तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नंबर ऑफ क्वालिफाइंग शेयर्स दिया रहता है कि उतने मिनिमम शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, तब आप नॉमिनेट होते हो फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको बोला जाता है क्वालिफाइंग शेयर। तो जनरल पब्लिक को प्रेफरेंशियल शेयर इशू हो रहे हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको क्या इशू हो रहे हैं? अपने इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। वो मैटर अपन बाद में करें। तो इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, है ना। अब डिफरेंस क्या आ जाता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में? सबसे पहले उसको कर लें कि पहले ये पार्ट में आ जाए कि डिबेंचर्स क्यों इशू करती है। अच्छा, कंपनी को ना अभी पूरे 25 लाख की जरूरत नहीं है, तो एक ही बार में कंपनी 25,000 शेयर इशू नहीं करेगी। इनिशियली कंपनी को अभी सिर्फ 5 लाख की जरूरत है। कितने लाख की जरूरत है? 5 लाख की। तो कंपनी क्या करेगी? 500 शेयर ऑफ 100, ये कितना हो जाता है आपका? 5 1 2 3 4 नहीं 5000 शेयर। 5000 शेयर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इशू करेगी क्योंकि कंपनी को अभी जरूरत कितनी है? सिर्फ 5 लाख की। अभी और कितने शेयर्स कितने के शेयर्स इशू कर सकती है? 20 लाख के और शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी, है ना। डिबेंचर्स क्यों इशू करना पड़ता है? क्योंकि देखो कंपनी चलाना है। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मीटिंग कॉल करो, एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करो, मेंबर्स को बुलाओ और उसके अंदर आप अपना कोई भी डिसीजन ले लो और डिसीजन को पास करके आप सर्वसम्मति से वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना है। आप बोलो कि कैपिटल क्रॉस चेंज कर देते हैं, हम ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा देते हैं तो हम और ज्यादा शेयर्स इशू कर सकते ना। तो कंपनी को तो अपने एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और पैसे की जरूरत चाहिए पड़ेगी तो उसको क्या कर लेना पड़ेगा? लोन के लिए वो कहाँ जाएगा? तो कमर्शियल बैंक जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट करेगा, क्रेडिट लेगा, तो कोई कहीं से तो लोन। ये इनकी ना लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपनी एडिशनल जो आपसे पैसा बुलवाती है, बाहर लोगों से बुलवाती है कि डिबेंचर्स से, यानी बेच के, डिबेंचर शेयर्स के साथ में क्या आता है? एक डिबेंचर। शेयर्स पे जो पैसा कॉल कर रही है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल कर रही है। आइए और हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। डिबेंचर्स इशू करके बोलती है कि आइए और हमारी कंपनी को आप लोन दीजिए। शेयर्स का रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। और इसका रिटर्न क्या हो जाता है अपना? डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर बोला जाए तो लाइबिलिटी के बेसिस पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है? डिबेंचर होल्डर्स को। फिर दूसरी प्रायोरिटी किसको रहती है? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर दे आर द मेन को ऑनर ऑफ द कंपनी, तो उनकी रिस्क उतनी ज़्यादा रहती है। कई बार अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उनको डिविडेंड भी नहीं जाता, लेकिन उनके साथ बेनिफिट ये है जब भी सुपर प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उनका डिविडेंड 100% 200% भी जाता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है वो आपके हर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल शेयर जहां पढ़ोगे वहां पे 12%, 10%, 8%, 15% ऐसा लिखा रहता है। यानी ये हर कंपनी अपना रेट ऑफ डिविडेंड क्या करके रखती है? फिक्स करके रखती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि अगर लाइबिलिटीज के लिए, अब देखो इसके अपन को डिफरेंसेस भी करने हैं इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंशियल, लेकिन अपन उसको कंप्लीट करने के पहले तो इक्विटी शेयर आर नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर। These are generally issued to the board of directors और शेयर है उसको उसमें क्लासीफाई किया जाता है कि हाउ मच नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स there will be there and how much of the
प्रेफरेंशियल शेयर्स विल बी देयर रिगार्डिंग द कैपिटल, है ना, कि शेयर्स इशू करके हम कितनी कैपिटल इक्विटी रेज करेंगे और कितनी कैपिटल हम प्रेफरेंशियल रेज करेंगे, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप पहले इसे मेंशन करके रखते हैं। तो लेकिन अब प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंसेस करेंगे, बाद में करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। अगर ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो रही है तो आज अपन इसको वीडियो को क्लोज करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करके कि इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर है, इसके कोई वो नहीं होते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर रहते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। मैं लिख के बता दूंगा। पहले वाला मैंने, हाँ चलिए लिख ही लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे। पहले हमने क्या बताया आपको, रिडीमेबल है ना, इरिडीमेबल, फिर है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और कौन सा बताए थे बेटा, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और एक और बताए थे, कौन सा बताए थे आपको, टाइप्स, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। स्पेक्स लगाए बिना काम भी नहीं सरता यार, ये भी बड़ा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल लिखा है वहाँ पे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। यार होते 8 थे, मुझे मालूम है, इसमें भी ये 6 ही बता रहा है। चलो पहले तो इनको अपन कर लेते हैं ना, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलो पहले इसको अपन कवर करते हैं, है ना, मेरे को याद आएगा मैंने करवा देना साथ। अब रिडीमेबल और इरिडीमेबल में क्या डिफरेंस है? तो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी इशू करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, से फॉर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, ठीक है। और रिडीमेबल यानी उतने समय के बाद में वो आपसे शेयर्स रीपरचेस कर लेती है, बाय बैक कर लेती है शेयर्स को। इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न होता है, वो अपन को उतने अभी उसमें जाना नहीं है, ठीक है ना। ओवर कैपिटलाइजेशन वगैरह से बचने के लिए भी कई कंपनियां करती हैं, लेकिन वो ये आपको बोल देती है कि इतने समय तक ये शेयर मार्केट में, अच्छा ये शेयर्स अपने सर्कुलेशन में रहते हैं, है ना, इजीली ट्रांसफरेबिलिटी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफरेबिलिटी, कोई भी शेयर मार्केट के अंदर शेयर की ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद रीपरचेस कर लेती है, वो होते हैं कौन से, रिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है, वो लाइफ टाइम तक शेयर मार्केट के अंदर इधर उधर होते रहेंगे, यानी आज आप ऑनर हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने मार्केट में उसको बेच दिए, किसी और को जरूरत पड़ी, वो चलते रहता है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल वो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी सही बात है, बहुत बड़े मैटर करता है कि आप पहले सिर्फ मेंबर थे, अब आप उसके ऑनर होने जा रहे हो, ओके। ये होते हैं कन्वर्ट। नॉन कन्वर्टेबल आपको जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो ही रहेंगे, तो उसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो रहते हैं उनका कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होता है डिविडेंड के अलावा, और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है उनका उसमें शेयर नहीं होता, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट में। प्लस इनको कई बार वोटिंग राइट्स भी दे दिए जाते हैं, पार्टिसिपेटिंग है तो वोटिंग राइट भी ले लो। कई बार इनको कुछ और बेनिफिट दे दिए जाते हैं, इनको बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना, तो वो मैटर आपका बात का है। तो रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग 2 मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बुक में भी 6 ही दिए हुए हैं, लेकिन होते 8 हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पता नहीं यहाँ आके ना अटक रही है चीज़, रिडीमेबल, इरिडीमेबल खाना। तो आज इतना अपन ये करके, अब इसका मैटर कोई वो 2 याद आएंगे तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। इसका हाँ कितने समय की हुई देखो, अगर टाइम है तो फिर अपन डिफरेंसेस एक बार कर लें, हाँ ऑलमोस्ट 15 मिनट। तो कल अपन डिफरेंस कर लेंगे और वो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखूंगा, और फिर डिवेंचर्स का हल्का सा कंसेप्ट अपना समझ में आ गया है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स भी अपन को करना है, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, रेगुलर बेसिस पे, ये कल जो डिफरेंस करेंगे उसमें ये वाला अपना डेफिनेटली कवर हो जाएगा, है ना। जब डिफरेंस करेंगे तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बहुत सारे और बेसिक्स अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कर देखो, ओके।